Hello students, this is our 8th lecture and in this we will discuss the Java multi-threading part 1. मैं यहाँ पर part 1 मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो Java multi-threading टॉपिक है ये मैं 2 लेक्चर्स में अपलोड करूँगा. फर्स्ट लेक्चर में इसकी फंडामेंटल लाइफ साइकिल, सिंटैक्स, मीनिंग, मोरल, इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, हम इसकी फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे. तो इस लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे और मल्टी थ्रेडिंग में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो इस टॉपिक में हम विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस लेक्चर. द फंडामेंटल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, द डेफिनेशन ऑफ दैट, and also we will discuss the life cycle of multi-threading. Then we will discuss what kind of methods we will use in multi-threading. Then thereafter we will see that what kind of syntax we'll have to adopt to use multi-threading by extending thread class and also by implementing runnable interface. तो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास तरीके हैं मल्टी थ्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए. हम या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर हम रनेबल इंटरफेस को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. प्रैक्टिकली हम इसे देखेंगे, आपको ये चीज़ बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी, नथिंग डिफिकल्ट है. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस द रियल वर्ल्ड प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, बट विल डिस्कस द टॉपिक इन द सेकंड लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम इसके प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे. ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस आपके सामने रखी हुई हैं. मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली है क्या? आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर विंडोज में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक साथ यूज कर लेते हो. आप VLC प्लेयर पर वीडियो प्ले कर लेते हो, पीछे कोई मीडिया प्लेयर पे कोई फाइल, आपकी ऑडियो फाइल चल रही होती है, आप सॉन्ग सुन रहे होते हो, प्रोग्राम रन कर रहे होते हो, आपकी वर्ड फाइल साइड में खुली होती है. तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VLC, मीडिया प्लेयर, ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. ये सारे के सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं और सारे के सारे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहे हैं. जो कंप्यूटर है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. बट हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है वो आइडियली वर्क करता है. इट मीन्स एक टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर सकता है, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. ये हमको पढ़ाया गया. तो फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक साथ कैसे प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं? क्योंकि पीछे आपके ऑडियो सॉन्ग चल रहे हैं और यहाँ पर आप टाइपिंग भी कर रहे हो, तो या तो टाइपिंग होनी चाहिए या आपका ऑडियो फाइल चलनी चाहिए. तो ये हो पा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग का हमने यहाँ पर यूज किया है. और ये जो प्रोसेस है ये मल्टीटास्किंग कहलाती है. जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आप कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं. ऑब्जेक्ट 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 एग्जीक्यूट होगा. तो ये तो सब हमको समझ आता है. इस एग्जांपल में यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं. देखिए साइमल्टेनियसली, कभी ये कभी ये कभी ये, कभी साथ में गिर रहे हैं. आंखें एक साथ यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, एक साथ आंखें जो है ब्लिंक हो रही है इस ऑब्जेक्ट में. ये सारे के सारे एनिमेशंस हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के आंसू एक साथ निकल रहे हैं, कभी साइमल्टेनियस और कभी एक साथ. तो ये एक साथ आप ये करने की कोशिश करो तो लेट्स सपोज इसके लिए हम यदि लॉजिक डेवलप करें तो हम इस आंख के लिए एक लॉजिक लिखेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे और माइट बी पॉसिबल उसी फंक्शन को इस आंख के लिए भी कॉल करेंगे. दोनों को एक साथ ब्लिंक करने की कोशिश करेंगे तो पहले एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. मतलब ये तो नहीं हो पाएगा ना कि दोनों आंख एक साथ ब्लिंक होंगी. ऐसे ही यहाँ पर आप देखो तो या तो ये वाले आंसू गिरेंगे या फिर ये साथ में तो नहीं गिर सकते क्योंकि हम पहले एक ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा, इसका फंक्शन, फिर इसका फंक्शन. पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक साथ आके डाउन, आप देखिए एक साथ हो रही है. यहाँ पर आंसू एक साथ गिर रहे हैं, यहाँ भी आंसू एक साथ गिर रहे हैं. तो ये कैसे हो पा रहा है? ये इम्प्लीमेंट हो पाता है क्योंकि आपने मल्टी थ्रेडिंग यूज किया है. ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीटास्किंग. When computer execute multiple processes on a same time, when processor execute multiple tasks on a same time,
तो ये कहलाता है मल्टीटास्किंग। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग में जो मेथड अवेलेबल है वो है मल्टी थ्रेडिंग। So this is one of the best example. We have to, if you have to implement that kind of object by programming, then you will have to implement the multi-threading concept to build that kind of logics. Now definition की यदि हम बात करें मल्टी-थ्रेडिंग की, तो ये है क्या? मल्टी-थ्रेडिंग in Java is process of executing multiple threads simultaneously. तो ये तो वेल नोन है, हमने कहा कि एक ही टाइम पर प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट यहाँ पर एक टर्म है साइमल्टेनियसली। तो प्रोसेसर क्या करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, बट साइमल्टेनियस करता है, एक साथ नहीं करता है, साइमल्टेनियस करता है, और इतना फास्ट करता है कि हमको लगता है कि वो एक साथ हो रही है। तो मल्टी-थ्रेडिंग इन जावा इज प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। A thread is a lightweight sub-process, the smallest unit of processing. तो जो आपकी थ्रेड होगी, बेसिकली थ्रेड इज अ सिंपल फंक्शन और थ्रेड इज अ सिंपल क्लास। तो आपका थ्रेड या तो फंक्शन होगा या क्लास होगी जिसमें आपने अपने लॉजिक्स लिखे होंगे, तो वो लाइट वेटेड प्रोसेस होती है। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग की बात करो या मल्टी थ्रेडिंग की बात करो, दोनों ही लॉजिक्स जो यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, इसलिए किए जाते हैं मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए, मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये कहाँ पर यूज होती है? बेसिकली दैट मैकेनिज्म यूज इन गेम्स एंड एनिमेशंस, दैट माइट बी मच मोर अदर यूजेस ऑफ दैट। तो जब हम बात करते हैं किसी प्रोसेस की, तो प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले प्रोसेस जो होती है वो न्यूबॉर्न स्टेट में होती है। न्यूबॉर्न स्टेट से वो कहाँ जाती है? रनेबल स्टेट में जाती है। रनेबल और रनिंग दो स्टेट हैं, इनको समझना जरूरी है। जब प्रोसेसर के पास कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, तो यदि प्रोसेसर आइडल है, इट मींस प्रोसेसर खाली है, तो डायरेक्ट प्रोसेस कहाँ पहुंच जाएगी? प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगी और उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रोसेस लाइफ साइकिल हमको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस को प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली कराना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। ये कैसे काम करती है? सिंपल प्रोसेस ये बोलती है कि जब यदि प्रोसेसर खाली है, आइडल है, तो आप क्या करो कि अपनी प्रोसेस को आपने प्रोवाइड किया, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बट लेट्स सपोज प्रोसेसर इज नॉट आइडल, प्रोसेसर इज नॉट आइडल, सो आप क्या कर रहे हो वहां पर कि एक क्यू लगी होगी पीछे, कोई प्रोसेस उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेसर के अंदर, और वहां पर दूसरी प्रोसेस होने के लिए जाना चाहती है। उस स्टेप में प्रोसेसर एक क्यू मेंटेन करता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्रायोरिटी, या आपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े होंगे। तो वहां पर एक क्यू होगी और उस क्यू में आपकी प्रोसेस पीछे जाके लग जाएगी, और जैसे ही आगे की प्रोसेस कंप्लीट होंगे, आपकी प्रोसेस का नंबर आएगा, वो एग्जीक्यूट होगी। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, तो आपको समझ नहीं आता कि क्यू कहाँ पर है और प्रोसेस कहाँ पर है। तो जो क्यू है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को कहा जाता है रनेबल। जब आपका प्रोसेस क्यू में जाके लग जाता है तो वो स्टेप कहलाता है रनेबल, और जब प्रोसेसर में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसे कहते हैं रनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूबॉर्न process will become in the runnable state, either in the runnable state or running state. Processor is idle, then process directly will come in the running state, otherwise that will be in runnable state. Okay, so to put that process in runnable state, we will have to apply start method. तो हमको मेथड पे क्या करना पड़ेगा? उस थ्रेड पे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो मेथड पर। स्टॉप किया आपने तो मेथड जो है डेड स्टेट में चली जाएगी, मेथड खत्म हो जाएगी, आपका जो आपकी थ्रेड है वो स्लीप हो जाएगी, डेड हो जाएगी। यहाँ पर आप स्टार्ट किया तो रनेबल में आ गया या रनिंग में आ गया। अब यहाँ पर मल्टी काइंड ऑफ आप मेथड्स इन थ्रेड्स पर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर स्लीप, सस्पेंड या वेट मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप कुछ टाइम के लिए उसे स्लीप करा सकते हो। आपने यदि वेट दिया तो आप इसको वेट कराने के बाद यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो। आप इसको यहाँ से सस्पेंड भी कर सकते हो, इस स्टेट से डायरेक्टली उसको वेटिंग स्टेट में, और आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, डेड स्टेट में पहुंचा सकते हो। लेकिन आपने यदि इसको वेट कराया या स्लीप स्टेट में डाला तो कहाँ चला जाएगा? कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको नोटिफाई करोगे या रिज्यूम मेथड अप्लाई करोगे तो वापस से कहाँ आ जाएगी? या तो रनेबल में जाएगी या फिर
रनिंग में आ जाएगी। और आप चाहो तो इसको जब ये वेटिंग स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है, आप इस पर स्टॉप मेथड अप्लाई करके उसको बिना रिज्यूम किए नोटिफाई किए डेड भी कर सकते हो। तो ये एक लाइफ साइकिल है कि आप क्या क्या कर सकते हो प्रोसेस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट मेथड अप्लाई करनी है अपनी थ्रेड के ऊपर, तो या तो वो रनेबल में चली जाएगी, यदि क्यू है तो रनेबल में, यदि क्यू नहीं है तो रनिंग में चली जाएगी। आप यहाँ पर इसको ब्लॉक स्टेट में भेज सकते हैं। स्लीप सस्पेंड वेट मेथड को अप्लाई करके आप इसको रिज्यूम करा सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं, या यहाँ पर हो सकता है कोई रनेबल स्टेट में अपनी मेथड आपकी है, आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यील्ड मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये समझ नहीं आती डायरेक्टली। यदि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, मतलब एग्जीक्यूशन उसका चल रहा है बट एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ, और उसी बीच में आपने क्या किया, उस पर यील्ड मेथड अप्लाई कर दी, तो क्विकली वो मेथड निकल कर जो क्यू है, रनेबल स्टेट की जो क्यू है, जहाँ पर प्रोसेसेस क्यू में लगी हुई है, उस क्यू में सबसे पीछे जाके लग जाती है। आपने देखा होगा ना कि रेलवे टिकटिंग काउंटर पे क्या होता है कि आपने एक रिजर्वेशन कराया, तो कई बार वो आपसे बोलते हैं, टिकट काउंटर पर जो ऑफिसर है वो आपको बोलते हैं कि एक टाइम पर एक ही टिकट हो पाएगा, आप पीछे जाके लग जाइए। आपको यदि अगला टिकट कराना है, आपको अगला अगला रिजर्वेशन कराना है, तो आप पीछे जाके लग जाइए। तो यील्ड मेथड वैसे ही काम करती है कि यदि कोई स्टेट रनिंग स्टेट में है और यहाँ पर हमने इसको यील्ड मेथड अप्लाई कर दी, तो यील्ड मेथड इसको क्या करेगी, रनिंग स्टेट में सबसे क्यू में सबसे पीछे जाके पुट कर देगी। सो ये इसकी लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। हम जिन मेथड्स की बात कर रहे थे वो ये मेथड्स, आप स्टार्ट मेथड अप्लाई करते हो, आपकी मेथड को आपकी मेथड जिसको मैं मेथड बोल रहा हूँ बेसिकली वो क्या है, थ्रेड। आपके थ्रेड को रनिंग स्टेट में, न्यूबॉर्न स्टेट से रनेबल या रनिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए आप स्टार्ट मेथड अप्लाई करते हो। रन मेथड आप अप्लाई करते हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, स्लीप आप उसको कुछ देर के लिए पॉज करने के लिए, दो मेथड को ज्वाइन करने के लिए कि एक मेथड खत्म, एक थ्रेड खत्म हुआ, दूसरा थ्रेड का प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, आप ज्वाइन मेथड अप्लाई करते हो। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होगी, किसकी लो होगी, तो आप गेट प्रायोरिटी कर सकते हो। आपको किसी थ्रेड की प्रायोरिटी के लेवल को जानना है तो आप गेट प्रायोरिटी टू नो द प्रायोरिटी लेवल, एंड द सेट प्रायोरिटी इज टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड। आप किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो कि वो जो थ्रेड है किस प्रायोरिटी से आपका एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड का नाम आपको जानना है तो गेट नेम आप अप्लाई कर सकते हैं, थ्रेड का नेम आपको असाइन करना है तो सेट नेम कर सकते हैं, थ्रेड का आईडी जानना है तो गेट आईडी। सिमिलरली यहाँ पर यील्ड हमने डिस्कस किया, आपको देखना है कि थ्रेड अभी तक आपकी डेड स्टेट में तो नहीं पहुंची, लाइव है कि नहीं है, तो आप इज लाइव अप्लाई कर सकते हो। सस्पेंड आप उसको डेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, रिज्यूम स्लीप या वेटिंग स्टेट से रिज्यूम करने के लिए आप रिज्यूम कर सकते हो। डेड स्टेट में पहुंचाने के लिए आप बीच में कहीं पर आपकी थ्रेड को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए आप स्टॉप मेथड अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रॉय कर सकते हो डिलीट करने के लिए एनी टाइम किसी भी थ्रेड को, बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, नोटिफाई स्लीप स्टेट से वापस ला सकते हो इसको। बट दिस इज इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली जो मेथड है वो है डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड दैट इज सेट डेमन। आप लोगों ने यदि हम ये बोले कि एक प्रोसेस अंदर जाती है, अपना काम प्रोसेस करती है, फिर हम दूसरे को अंदर भेज देते हैं, पहली प्रोसेस बाहर आ जाती है, एक अंदर गई, ये बाहर आ गई, फिर ये बाहर गई, दूसरी अंदर आ गई, तो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो रहा है। हमने जिस डायरेक्शन से दिए उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो रहा है, और इतना फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है कि हमको लग रहा है कि सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन प्रोसेसेस के प्रोसेसिंग के ब्लॉक में मूव होने के साथ साथ, जब ये मूव हो रही है उनके बीच में एक थ्रेड ऐसी है जो कि एक थ्रेड के बाहर जाने और दूसरे थ्रेड के अंदर आने के बीच में एग्जीक्यूट अपना एग्जीक्यूशन कर लेती है, तो कहलाती है डेमन थ्रेड। तो डेमन थ्रेड बेसिकली क्या है, इट्स अ बैकग्राउंड थ्रेड। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एटीएम यूज करते हो तो एटीएम में आप डिपॉजिट करते हो और विड्रॉल करते हो। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ एक सिचुएशन हुई होगी जब आपने अपने घर पर कहा होगा या किसी से कहा होगा कि प्लीज डिपॉजिट सम अमाउंट इन माय अकाउंट। आपने घर पे कहा होगा कि मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करो, या आपकी फीस के लिए आपके अकाउंट में आपको फीस के लिए अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो आपके पेरेंट्स ने वहां से आपके अकाउंट में
अमाउंट डिपॉजिट किया और आप क्विकली यहाँ से एटीएम से उस अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हो। जैसे आपको आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट आपका एसबीआई का है और आप पीएनबी के एटीएम पर खड़े हुए हैं, वहां से आपको मनी विड्रॉल करना है। तो हो जाता है ना कि वहां से आपका एसबीआई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, आपके पास एसबीआई का आपका क्रेडिट कार्ड है, बट पीएनबी के एटीएम से आपने पैसा तुरंत विड्रॉल कर लिया। कैसे हो पाया ये चीज कि वहां पर उन्होंने डिपॉजिट किया और आपने विड्रॉल कर लिया। एट द सेम टाइम क्या हुआ कि किसी और ने भी एक चेक आपने किसी को दे रखा था, उसने वो चेक अकाउंट में डाला हुआ था और वो अकाउंट से आपका वो चेक का अमाउंट उसी टाइम पर विड्रॉल हो गया। या सपोज आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज डिपॉजिट हुए थे और 21,000 आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट है। आपने यहाँ से अटेम्प्ट किया 15,000 और जो चेक था वो 10,000 का था, तो दोनों मिला के कितना हुआ 25,000। दोनों एक ही टाइम पर अटेम्प्ट हुए, आपने एटीएम से विड्रॉल भी उसी टाइम पे किया और चेक भी उसी टाइम पर अटेम्प्ट हुआ। बट आपके अकाउंट में 21,000 रुपए हैं, 21,000 थे बट अटेम्प्ट हुआ 25,000 का। तो हम सभी ये जानते हैं कि वो 25,000 का अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, वो बोल देगा आपका 15,000 निकल जाएगा या उसका 10,000 निकल जाएगा और एक जगह कहीं पर मैसेज आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच में जैसे ही डिपॉजिट हुआ था और कहीं पर विड्रॉल हुआ तो बीच में एक कैरी चली रिफ्रेश, डेटाबेस को रिफ्रेश किया एक कैरी ने रिफ्रेश किया। मतलब आपका एक थ्रेड था डिपॉजिट का, दूसरा थ्रेड था विड्रॉल का। तो एक थ्रेड डिपॉजिट का और दो थ्रेड विड्रॉल के, और वहां पर बीच पे एक थ्रेड था रिफ्रेश का। हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर डिपॉजिट हुआ आपका एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा थ्रेड आपका विड्रॉल का आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ, तीसरा भी विड्रॉल का अप्लाई हुआ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोसेसर के अंदर एक प्रोसेस जा रही है, दूसरी निकल रही है, दूसरी अंदर जा रही है, तीसरी बाहर जा रही है, साइमल्टेनियस प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बीच में एक थ्रेड आया जिसने डेटाबेस को रिफ्रेश कर दिया, और वो थ्रेड जो था वो आपके थ्रेड्स का पार्ट नहीं था। बेसिकली वो थ्रेड है बैकग्राउंड थ्रेड, जो डेटाबेस को बार बार रिफ्रेश करने का काम कर रही है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन के बीच में एक थ्रेड बार बार आके डेटाबेस को रिफ्रेश कर रही है और कमिट कमांड को रन कर रही है, जिससे कि आपके ट्रांजेक्शन जो हैं वो क्विकली आप उनको वहां पर आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो पाए। तो वो जो बैकग्राउंड थ्रेड है, जो एक थ्रेड के प्रोसेसर के अंदर जाने और दूसरे थ्रेड के बाहर जाने के बीच में आके अपना एग्जीक्यूशन कर देती है, वो कहलाती है डेमन थ्रेड। तो यहाँ डिपॉजिट हुआ और यहाँ से विड्रॉल कर लिया एटीएम से, और बीच में आके अपना जो डेमन थ्रेड था वो डेमन थ्रेड ने यहाँ पर अपना काम किया यहाँ पर। तो वो इंडिविजुअल है, वो बैकग्राउंड थ्रेड है। वो एक थ्रेड की एक प्रोसेस के अंदर जाने और दूसरे प्रोसेस के बाहर जाने, या पहले प्रोसेस के बाहर जाने दूसरे प्रोसेस के अंदर आने के बीच में आके अपना काम करके चली जाती है। सो डेमन थ्रेड इज नॉन एज द बैकग्राउंड थ्रेड। तो क्या कहाँ पर यूज होती है? इस तरह के ऑपरेशन में जहाँ पर कि हमको रिफ्रेश करना है, कमिट करना है, बार बार सिंक्रोनाइजेशन बनाकर रखना है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डेमन थ्रेड। नाउ सिंटैक्स देखेंगे हम इसका। अब हम मल्टी थ्रेडिंग को दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि बहुत ईजी है। देखिए हमने क्लास बनाया मल्टी थ्रेडिंग डेमो, ये हमारी क्लास का नाम है, आप इसको MTB नाम दे सकते हैं, एक्सटेंड्स थ्रेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्रेड क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर लेना है। ये प्री डिफाइंड प्री इम्प्लीमेंटेड क्लास है, आपने इसको इनहेरिट कर लिया और यहाँ पर रन मेथड को आपको ओवरराइड करना है। सॉरी, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने क्लास बनाया, उस क्लास को एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास से और यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। रन मेथड को ही ओवरराइड करना है क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड है। यहाँ पर आपने वो कोड लिखा जो कि मल्टी थ्रेडिंग में आप यूज करना चाहते हो। पहली थ्रेड में आप जो कोडिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पर जस्ट लिख दोगे, थ्रेडिंग हो गई। सो ये मल्टी थ्रेडिंग होती है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। दूसरा तरीका है मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने का। देखिए मल्टी थ्रेडिंग डेमो, तो एक तरीका ये है, दूसरा वे ये है, अनदर वे इज दैट you have to implement a class and implement that class by runnable interface। तो हम implement किसको करते हैं, इंटरफेस को। तो एक तो थ्रेड क्लास है जावा के पास थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दूसरा रनेबल इंटरफेस है। तो आप चाहो तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो और चाहो तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो। दोनों ही क्लास में यहाँ का कोड सेम रहता है, आपको यहाँ भी रन मेथड को ओवरराइड करना है और यहाँ भी रन मेथड को ओवरराइड करना है। तो चाहो तो आप इस तरह से कर लो, चाहो तो आप इस तरह से कर लो। सो देयर इज इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। सो ये क्वेश्चन बनता है
how much way to implement multi-threading in Java? So there are two ways to implement multi-threading in Java. First one is by extending thread class. Another way is to by implementing runnable interface. Okay, तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी है। आपको केवल इस मेथड के अंदर वो कोड लिखना है जो आप मल्टी थ्रेडिंग में कोड लिखना चाहते हो, जो लॉजिक्स आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख देते हो ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान, यहाँ पर एक चीज हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, क्यों? ये दो तरीके क्यों है? देखिए, जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं और उसके किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो ओवरराइड करें या ना करें ये नेसेसिटी नहीं है। लेकिन यदि हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें, यदि हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें तो उसके अंदर की सारी प्योर आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स उनको आपको ओवरराइड करना ही पड़ता है। ये इंटरफेस की डेफिनेशन बोलती है। यहाँ पर रन मेथड जो है वो रनेबल इंटरफेस की मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रनेबल इंटरफेस की, तो आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो एरर शो होगा। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल है मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और वहां पर हम कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे जिसमें हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, सिंपल थ्रेड के प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर आप वहां पर मैं आपको एक एप्लेट का प्रोग्राम दिखाऊंगा जहां पर ऑब्जेक्ट की आंखों से यदि आंसू गिर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो वो आप उनको उसकी लॉजिक को कैसे बिल्ड करोगे ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।